नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के इस 2014 के बाद के राज में कैसे सिखों को न्याय मिला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सज्जन कुमार, जो 1984 के सिख दंगों के अपराधी हैं, उन्हें कैसे सज़ा मिली, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कैसे 2004 से लेके 2014 तक सीबीआई कोर्ट के अंदर ये बार बार कहती रही कि हम केस को क्लोज़ कर रहे हैं, क्लोजर रिपोर्ट देती रही 1984 के दंगों में। और महान अर्थशास्त्री और महान सिख मनमोहन सिंह उसके ऊपर चुपचाप बैठा रहा। फिलहाल तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। सिख दंगों के अपराधियों को सज़ा ना दिला पाना मनमोहन सिंह के ऊपर एक काला धब्बा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और केस को इतनी मजबूती से रखा कि आज सज्जन कुमार को एक दूसरे मामले में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। आज कांग्रेसी कहाँ पर हैं? राहुल गांधी माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे? सिख दंगों के ऊपर आप उन्हें दंगा मत कहिए, आप उन्हें नरसंहार कहिए। कैसे सिखों को मारा गया, जिंदा जलाया गया, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ममता बनर्जी कैसे बैकफुट पर आई हैं। ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले ईद उल फितर की छुट्टी को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया और विश्वकर्मा की छुट्टी को रद्द कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में ममता बनर्जी को ये फैसला वापस लेना पड़ा। और ममता बनर्जी ने इसका स्पष्टीकरण क्या दिया? स्पष्टीकरण उन्होंने ये दिया कि ये टाइपिंग की गलती है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, ईद उल फितर की छुट्टी 2 हो जाए और विश्वकर्मा की छुट्टी रद्द हो जाए, ये केवल टाइपराइटिंग की गलती है। ये टाइपराइटिंग की गलती नहीं है, ये आपका असल चेहरा है। लेकिन उस चेहरे को आप मेंटेन नहीं रख पाए। आपको इतना जुतियाया गया, इतना लतियाया गया कि आप इसको मेंटेन नहीं कर पाए। और तमिलनाडु में क्या हो रहा है? तमिलनाडु के अंदर एम.के. स्टालिन अब छटपटा रहे हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को लेते हुए उन्हें अब ये पछतावा हो रहा है कि अब वो गैर सनातन राजनीति नहीं चला पाएंगे। सनातन के ऊपर बार बार हमला करके काम नहीं चलेगा। ये स्टालिन को एहसास हो रहा है। डीएमके कमज़ोर हो रही है और एआईडीएमके पहले ही कमज़ोर है। लेकिन अगर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर तमिलनाडु में चुनाव विधानसभा का लड़ती है तो डीएमके के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। और ये एम.के. स्टालिन अच्छे से समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक नई राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश की है। दोबारा से भाषा की अस्मिता के ऊपर हमला शुरू हो गया है, यानी तमिल भाषा के ऊपर हमला। तमिल भाषा के ऊपर हमला कर रही है केंद्र सरकार। ये उनका नया मुद्दा है। हालांकि इस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वस्त कर दिया है, लेकिन एम.के. स्टालिन ऐसे मुद्दे ढूंढ रहे हैं जिनका आज के दौर में कोई अस्तित्व नहीं है। और जब ऐसे मुद्दे कोई राजनीतिक पार्टी ढूंढती है, बार बार मुद्दे बदलती है, इसका मतलब वो कमज़ोर हो गई है। इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं सिख नरसंहार के ऊपर। 1984 में सबको पता है कि कैसे सिखों को जिंदा जला दिया गया। ऐसे ही मामले का एक दोषी है सज्जन कुमार, जो पहले से ही जेल में है और साथ ही साथ एक नए मामले में जिसमें उसने एक बाप बेटे को जिंदा जला दिया था, उसके ऊपर उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है दिल्ली के कोर्ट द्वारा। ये मामले पहले सॉल्व क्यों नहीं हुए? 1984 से लेके 2004 तक ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं और बीच में कुछ समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भी कुछ नहीं हो पाया और कांग्रेस की सरकारों ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। 2004 से लेके 2014 तक कभी भी सिख नरसंहार के ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने नहीं की। और वो महान अर्थशास्त्री, वो मनमोहन सिंह, उसने तो कभी कुछ करने की कोशिश भी नहीं की। सीबीआई ने 12 बार क्लोजर रिपोर्ट सौंपी कोर्ट के अंदर कि इन मामलों में कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट बार बार कहता रहा दोबारा जांच कीजिए, दोबारा जांच कीजिए, और सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट देती रही। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद इन मामलों के अंदर सुनवाई दोबारा शुरू हुई और सज्जन कुमार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है एक दूसरे मामले में जिसमें उसने 2 बाप बेटों को जिंदा जला दिया। आखिर सिखों को न्याय मिल रहा है?
आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का काला सच है, काला चिट्ठा है कि आज तक उन सभी कांग्रेसी नेता जो इस मामले में शामिल थे उन्हें सज़ा नहीं हो पाई थी, लेकिन 2014 के बाद उन्हें सज़ा मिलना शुरू हुई। जगदीश टाइटलर की बात हो, सज्जन कुमार की बात हो, ये सभी के सभी लोग कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, और इन लोगों को अब सज़ा मिल रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब राहुल गांधी क्यों नहीं कुछ बोल रहा? राहुल गांधी को तो आगे आके बोलना चाहिए। अब अखिलेश यादव क्यों नहीं आगे आके बोल रहा? ममता बनर्जी क्यों नहीं आगे आके बोल रही? और इनके सारे दलाल मीडिया के लोग क्यों नहीं आगे आके बोल रहे? वो इसके बारे में बात कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसकी जगह कोई भाजपा का सांसद होता तो ये सब छाती पीट लेते। तो आप इनकी मंशा का अंदाज़ा लगा के देखिए। ये सब लोग नंगे हैं, एकदम नंगे, और इनकी विचारधारा सिर्फ एक है कि जातियों में बांट दो और देश के ऊपर कब्जा कर लो, देश को तोड़ दो, बस राज करो। लेकिन ममता बनर्जी इसमें विफल होती नजर आ रही है। पिछले 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कंधे पर लाद कर ममता बनर्जी कितनी आगे बढ़ पाएंगी, ये बताना बड़ा मुश्किल है। वो आने वाले विधानसभा चुनाव में हार जाएंगी, ये कहना सही नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को खिसकती हुई ज़मीन दिख रही है। जो जय श्री राम के नारों से परेशान हो जाती हो, जो दुर्गा पूजा के पंडालों तक पे रोक लगा देती हो, जो ईद उल फितर की छुट्टियां डबल कर देती हो, विश्वकर्मा की छुट्टियां रद्द कर देती हो, वो बैकफुट पे नज़र आ रही है। ममता बनर्जी ने यह साफ कहा कि ईद उल फितर की छुट्टियां जो 2 कर दी गई और विश्वकर्मा की छुट्टी रद्द कर दी गई, ये टाइपिंग एरर था, ये गलती से हो गया था, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा उसे? ये मुस्लिम तुष्टीकरण का एक नया पैगाम था, लेकिन इस पैगाम को वो मेंटेन नहीं कर पाई। कुंभ के अंदर जिस तरीके से 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया है, इन लोगों को अब छटपटाहट हो रही है कि हिंदुत्व का ये पुनर्जागरण उनके लिए खतरनाक हो सकता है, और इसी खतरनाक पुनर्जागरण से वो परेशान है। इसीलिए बैकफुट पर आकर दोबारा से इस मामले के अंदर ममता बनर्जी ने इस फैसले को वापस ले लिया। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन इनके मायने बहुत हैं। ममता बनर्जी की बात छोड़िए, अब एम के स्टालिन पर आ जाते हैं। एम के स्टालिन जो पिछले 10 साल से तमिलनाडु की राजनीति के अंदर हिंदू विरोध की राजनीति कर रहे हैं, और हिंदू विरोध की राजनीति अब काम नहीं आ रही है, वो ये जान चुके हैं। अगर वो बार बार सनातन विरोध की राजनीति करेंगे तो वो काम नहीं आएगी, वो ये देख चुके हैं। अब उन्होंने दोबारा से नया एजेंडा शुरू किया है, जिस एजेंडे के ऊपर वो पहले भी चलते रहे हैं कि तमिल भाषा का अस्तित्व खतरे में है। केंद्र जानबूझकर हिंदी भाषा को हम पे थोपना चाहता है। क्या बचकानी बात है ये। केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि कोई भी राज्य किसी भी तरीके से जो है अपनी भाषा के हिसाब से चल सकता है। वो हिंदी को भी अडॉप्ट कर सकता है, किसी दूसरी भाषा को भी अडॉप्ट कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। और धरातल के ऊपर इसका कोई विरोध नहीं है। किसी को हिंदी भाषा पढ़नी है वो पढ़ सकता है, किसी को पंजाबी पढ़नी है पंजाबी पढ़ सकता है, और बहुत सारे स्कूलों में तमिलनाडु के अंदर भी हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोपने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। और तमिल प्रयाग संगमम जिस तरीके से चल रहा है, जो काशी संगमम चल रहा है, जो काशी तमिल संगमम है, इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी तमिल के और नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगोल की स्थापना जिस तरीके से लोकसभा के अंदर की गई, इन चीज़ों के मायने देखकर तमिल के लोग भी अब बदल रहे हैं। उन्हें पता है कि तमिल के अंदर तमिल भाषा का अस्तित्व खतरे में नहीं है, ये केवल एजेंडा है। अब भारतीय जनता पार्टी को जो करना है वो करना है कि वोटों का समीकरण कैसे बिठाया जाए, और वोटों के समीकरण के लिए उसे AIADMK के साथ गठबंधन करना बड़ा आवश्यक है। अगर AIADMK के साथ गठबंधन नहीं किया जाता है तो तमिल राजनीति में इतनी आसानी से नहीं घुसा जा सकता। लेकिन अगर AIADMK के साथ गठबंधन होता है तो भाजपा वहाँ की सत्ता के अंदर प्रवेश कर सकती है। हालांकि जयललिता के जाने के बाद AIADMK का कभी उद्धार हो नहीं पाया, लेकिन अगर भाजपा उसके साथ आती है तो शायद इसकी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। और आने वाले समय में देखना होगा कि MK स्टालिन जिस तरीके से मुद्दे बदल रहे हैं, कभी सनातन के मुद्दे हुए, सनातन को गाली बकने के, फिर उसके बाद भाषा के मामले को उठाने लग जाते हैं, फिर उसके बाद एक नया मामला उठा लिया उन्होंने
कि जिस तरीके से महिला आरक्षण और परिसीमन होने जा रहा है, सीटें बढ़नी जा रही हैं, तमिलनाडु को इससे वंचित रखा जाएगा, तमिलनाडु की अपेक्षा की जाएगी, जानबूझकर तमिलनाडु की सीटें जो हैं बढ़ाई जाएंगी, कम की जाएंगी। इस तरीके के वाहियात मुद्दों का कोई लेना देना नहीं होता। किसी राज्य की सीटें बढ़ेंगी लोकसभा के अंदर तो वो उसकी आबादी के आधार पर बढ़ेंगी, उससे क्या लेना देना। उत्तर प्रदेश की उसकी आबादी के हिसाब से बढ़ेंगी, मान लीजिए अभी 80 हैं तो बाद में शायद 150 हो जाएं, 140 हो जाएं। तो इन चीज़ों के ऊपर जाने वाले नेता आप समझ लीजिए वही हो सकते हैं जिन्हें अपना अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा हो। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।